हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का रिज़ल्ट आ गया है और जो भी भाई बंधु फेल हो गए हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से नहीं किया था। मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपके एग्ज़ाम में आपको पास होने का एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा अपने आप को मजबूत पाएंगे और उतने अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में अपने आप को जो है साबित कर पाएंगे और आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। जो फेल हो गए हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दिसंबर में फिर से सीटेट का एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब उनको अभी से ही लग जाना चाहिए। समय बहुत कम है क्योंकि आप सिलेबस पढ़ेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आपको लगता है कि महीने 2 महीने में कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको 4 से 5 महीने का अच्छे से समय चाहिए। तो जितने भी पेपर 2 वाले भाई बंधु हैं उनसे विनम्र निवेदन है, अगर आपको क्लास की वीडियो चाहिए, एनसीईआरटी फोल्डर बना है, जा करके सारी वीडियो फोल्डर्स में पड़ी हैं, आप लोग देख लीजिए। वैसे एक नए प्रारूप पे काम हो रहा है, जल्द ही आप लोगों को क्लास 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी है उसका पूरा सार, उसका पूरा निचोड़ निकाल करके हम आपको एक वीडियो में देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको बुक ना पढ़ना पड़े। जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उस पूरे स्लाइड में आपको कवर करवा दी जाएंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज का टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। जी हाँ, यहाँ से 30 क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको पास कराने में हेल्प करते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये पोर्शन जितना आसान है एग्ज़ाम में उतना आपको कठिन लगता है। लगने के पीछे का कारण मैंने बहुत सिंपल बताया, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको तरीके पता चल जाते कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए आइए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर और समझते हुए चलेंगे। और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है सबसे सही विकल्प का आपको चयन करना है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास। मान लेते हैं ये मानव का शरीर है, ये है उसकी परिधि। परिधि से कह रहा है अग्रांगों की ओर, इस ओर का विकास क्या कहलाएगा? आपको जवाब देना है। विकरणीय विकास के सिद्धांत कहते हैं? नहीं। विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत कहते हैं? नहीं। इसे माध्य बाह्य विकास के सिद्धांत कहते हैं। देखिए ये है आपका माध्य और यहाँ से विकास कैसा जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है, इसीलिए इसको माध्य बाह्य विकास कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है, ऑप्शन तो अच्छा है। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या नहीं, आपका एनसीएफ कहता है कि आपके शिक्षण का केंद्र बिंदु ही आपका बालक है, शिक्षार्थी है, बच्चा है। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होगा, ये भी गलत है। प्रमुख स्थान शिक्षकों का होता है, ये भी गलत है। पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, मान लीजिए ये शिक्षक हैं और आप भी इसी समूह में अपने आप को ले आए, अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करते हैं। आप भी जैसे ये पैंट शर्ट पहनते हैं, आप भी पैंट शर्ट पहनते हैं, तो आप किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं? अपने इस समूह की पहचान आप करवा रहे हैं? नहीं। समूह आज्ञाकारिता आप कर रहे हैं? नहीं, यहाँ आपको आज्ञा नहीं दी गई है।
समूह के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, नहीं, यहाँ कोई निर्देश नहीं है। यहाँ आप समूह की अनुरूपता, अनुरूपता का मतलब होता है उसी के अनुसार अपने आप को बनाना, अर्थात उसी के अनुसार आप भी अपने आप को उसी अनुरूप बना रहे हैं, इसे ही क्या कहते हैं, समूह की अनुरूपता। ठीक है, तो आपका राइट जवाब चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है। वस्तु का अस्थायित्व अर्थात वस्तु आँखों के सामने से भले ओझल हो जाए लेकिन उसका अस्तित्व बच्चे के दिमाग में बना रहता है, इसे ही कहते हैं वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व समझ में है? वस्तु आँखों के सामने से भले ओझल हो जाए, हट जाए, गायब हो जाए, लेकिन उसका इमेज उसके मस्तिष्क में रह जाता है, इसे कहते हैं वस्तु का स्थायित्व। किस चरण में पाया जाता है? संवेदी गामक चरण में पाया जाता है और 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की इसकी उम्र होती है। जैसे आप कोई छोटा बच्चा, उसको बॉल दे दीजिए, लो भैया आप बॉल खेलो। थोड़ी देर बाद जब आप बॉल हटा लेते हैं तो उसके लिए वो चिल्लाएगा, रोएगा, अर्थात उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण है। क्या है? वस्तु स्थायित्व का गुण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कह रहा है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है वो किस योजना के संदर्भ में बनाई जाती है? आपको इसका राइट जवाब देना है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, नहीं, ये गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बिल्कुल राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम गलत हो जाएगा। ई लर्निंग शिक्षा कार्यक्रम गलत हो जाएगा। तो आपने समझा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। कितने महीनों के वो बच्चे रहते हैं आपको बताना है। तो देखिए 12 से 18 वर्ष के बच्चे वो नहीं होते हैं, वो 18 से 24 महीनों के बच्चे होते हैं। क्या होते हैं? 18 से 24 महीनों के बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी या दी गई थी, आपको बताना है। देखिए बुद्धि लब्धि आप सभी को पता है, आपको गैल्टन तो आप होगा नहीं। अब आप कंफ्यूज होंगे, बिने होगा, स्टर्न होगा, टर्मन होगा, किसके साथ आप जाएं, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको बताना है जल्दी से किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था आपका स्टर्न महोदय के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्न महोदय के द्वारा दिया गया था, याद रख लीजिएगा। सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। जो आपकी सृजनात्मकता होती है, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, वो क्या करेगी आप बताइए। क्रिएटिविटी आपको क्या करती है? डाइवर्ट करती है कि जो है कन्वर्जेंट करती है? तो आप इसका राइट जवाब दीजिए। देखिए द्रव बौद्धिकता और रवादार बौद्धिकता तो आपका गलत है। अभिसृत सोच या विविध सोच, जो क्रिएटिव होता है वैसे सोचे, क्रिएटिव बच्चा उसके मन में विविध सोच आएगी, अनेकों प्रकार से सोचेगा, तो अर्थात वो क्या होगा, विविध सोच वाला हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं। कन्वर्जेंट का मतलब होता है हर चीज को सोच करके एक बिंदु पर लाके रख देना, और विविध सोच, डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक ही बिंदु को कई पहलुओं पर सोच लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और 9 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। क्या कहा जाता है उसे? ध्वनि संबंधी, फोनोलॉजिकल। इंग्लिश में अगर आप जानना चाहें तो उसे फोनोलॉजिकल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं क्या, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? बताइए।
जब सोच जो रहे हैं वो प्रक्रिया आप भाषा से प्रभावित हो रही है, तो संस्कृत प्रभावित तो आप कह ही नहीं सकते हैं भैया, उसको संस्कृत प्रभावित आप नहीं कर सकते, उसे संज्ञानात्मक भी नहीं कर सकते, उसे भाषा निर्धारित ही कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? भाषा निर्धारित ही कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। कह रहा है अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मतलब मान लीजिए, समझिए, अपने अनुभव और लक्षण के आधार पर उसको क्या पता है, एक तो अनुभव पता है, दूसरा लक्षण पता है, उसके आधार पर किसी उपकरण में खराबी आई है तो उस परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है। किस चीज़ का उपयोग कर रहा है? क्या उसको अंतर्दृष्टि का ज्ञान है? नहीं भैया, उसको अंतर्दृष्टि नहीं है। इसे कलन विधि नहीं कहते हैं, मानसिक दृढ़ता भी नहीं कहते हैं, इसे अनुमानी विधि अर्थात वो अनुमान के माध्यम से चीज़ों को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, तो इसे अनुमानी विधि कहा जाता है, ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूरिस्टिक मेथड इसको कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। मान लीजिए दिव्या को इतना बड़ा काम दिया गया, दिव्या ने इसको छोड़ के ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लिया, उसने तोड़ लिया। अब क्या कह रहा है? वह उपयोग करती है काम करने की विधि का, समय बताना है आपको किसका उपयोग कर रही है। देखिए कम करने की विधि नहीं है, सॉरी काम बोल दिया मैंने, कम करने की विधि का उपयोग नहीं कर रही। भाई कम कहाँ से होगा? सूचना जब इतनी बड़ी है, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ोगे तो सूचना तो वही रहेगी। द्वितीयक विस्तारण विधि का सेकेंडरी जो है आप कह सकते हैं एलोबरेशन का, ये भी गलत है। तो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, ठीक है, सब गोल एनालिसिस। देखिए अब आपको यहाँ अंग्रेजी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कहते नहीं भैया गोल का सब गोल कर लो और उसी के साथ एनालिसिस कर रही, जो आपका गोल है उसको सब अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही है। तो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, कभी कभी आपका हिंदी जो है आपको कंफ्यूज करता है, तो आप अंग्रेजी में उसको देख लिया करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन क्या बताता है? आपको बताना है। देखिए जो समाज निर्धारित कर रहा है, तो ये शब्द समाज से ही जाएगा, आनुवांशिक से, अंतर्निहित अंतर्ज्ञानी से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, आपका राइट जवाब चौथा हो जाएगा, जेंडर एज आ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के उदाहरण हैं। आपको बताना है क्या होगा? परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, गलत है भैया। कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण विधि है, गलत है। आलेख पत्र, रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाते हैं, गलत है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है, बहुत बढ़िया है। जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, उनकी जो उपलब्धि है उसके आकलन की गणन अर्थात उसको गणना करने की एक विधि है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। कह रहा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किस लिए शिक्षक की या किस रूप में शिक्षक की सहायता करेगा बताइए? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, ठीक है, अभी हम गलत नहीं काटेंगे। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, ये उत्तर आपका जबरदस्त है, तो पहला गलत हो जाएगा। जब ये मिल गया तो आगे देखते हैं। कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता का समूह नहीं बनाना है, आप तो गलत कर रहे हैं। शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची भी आपको नहीं तैयार करना है, तो आपका राइट जवाब दूसरा हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। जो आपकी समावेशी शिक्षा है
उसका सिद्धांत क्या है, वो किस पर आधारित है। तो बहुत जने जाइए फट से विश्व बंधुता लगा देंगे, गलत है मेरे भैया। वो विश्व बंधुता की बात नहीं करता है, सामाजिक अस्तित्व वैश्वीकरण की बात नहीं करता, वो समाज में संतुलन की बात नहीं करता, वो समता एवं अवसर की समानता की बात करता। मतलब चाहे विकलांग बच्चा हो, चाहे कमजोर बच्चा हो, चाहे तेज बच्चा हो, चाहे खूब कुशाग्र बुद्धि का बच्चा, सबको एक ही क्लास में, एक ही छत के नीचे, एक ही अध्यापक के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। हाँ, जिस बच्चे को जिसकी जरूरत हो उसका सपोर्ट दिया जाना चाहिए, उस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा दिया जाना चाहिए। यही है समावेशी। समा का मतलब होता है संभालो, वेशी का मतलब होता है अपने में सभी को संभालो, यही कहलाएगा समावेशी। रटना मत इसको, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपका जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये इक्विटी एंड इक्वल आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो देने का प्रयास करता है। चलिए 17 पर चलते हैं। कह रहा है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। किस वर्ष में लागू किया गया था, सभी को पता है। ये आपका जो है द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर 2016 आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। पहले 3 ही ऑप्शन देखेंगे। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत, देखिए वर्गीकृत नेगेटिव शब्द है, गलत काट दीजिए, तुरंत आगे मत पढ़िए, बांटना नहीं है। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण प्रविधियों, ठीक है, का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। बिल्कुल एकदम 100% सही जवाब आपको मिल गया, आगे जाना ही नहीं है। ट्रेंड टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट दियर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, ठीक है। चलिए 19 पर चलते हैं। कह रहा है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसएबिलिटीज टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम। कितने वर्ष के बच्चों के लिए है ये, जरा बताइए। 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए आपका है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है आपको बताना है। तो सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से है, नहीं। शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता से है, यूनिवर्सल कोड, यूनिवर्सल इंक्लूसिव दोनों गलत है। जो आपकी यूनिवर्सल ह्यूमनिटिज्म है ये भी गलत है। तो शिक्षण की सार्वभौम संरचना, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर, और 21 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। आपको 21 का राइट जवाब देना है, क्या होगा प्यारे साथियों। तो ये आपका होता है संज्ञान बोध। क्या होता है, संज्ञान बोध, ठीक है। मेटाकॉग्नाइजेशन, क्या होता है, मेटाकॉग्नाइजेशन। चलिए 22 पर चलते हैं। कह रहा है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। फिर से समझिएगा, बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने में, जैसे उसको एक बॉल है इसके बारे में सूचना मिली, अब इसकी व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर वो क्या करेगा, बॉल के बारे में सोचेगा। तो उसे आप क्या कहोगे, जब बच्चा इस बॉल के बारे में अगर उसको एक्सप्लेन करना है और वो सोचेगा तो क्या कह रहेगा, उसकी सोच कंक्रीट होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगी, क्रिएटिव होगी या रिफ्लेक्टिव होगी। रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट क्या होगी, प्रतिक्रियावादी, सृजनात्मक, अमूर्त और मूर्त सोच होगी। बताइए जल्दी से, 22 का राइट जवाब दीजिए।
तो वो कंक्रीट थिंकिंग करेगा, मूर्त सोच के बारे में करेगा भैया। क्योंकि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव, सूचना प्राप्त है, बॉल की जानकारी उसको प्राप्त है, अर्थात मूर्त रूप में वो जान चुका है, तो वो मूर्त सोच का इस्तेमाल करेगा। नहीं पता रहता तो अमूर्त सोच का इस्तेमाल करता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। फिर से, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर, ठीक है, उनकी कठिनाई के विभिन्न स्तर जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो पढ़ाने की विधि है उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उसे भैया विभेदी अनुदेशन कहते हैं, डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। तो जो प्रतिपालन अधिगम है वो एक विशिष्ट चरण तो है ही, लेकिन वो किस अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है ये आपको बताना है। तो वो भैया आपके किसका पूर्ववर्ती है जल्दी से बताइए। तो वो आपका जनरलाइजेशन, जो आपका सामान्यीकरण है, इसी का पूर्ववर्ती चरण है। अगला क्वेश्चन है 25 कह रहा है, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। जो संज्ञान है, जो भाव है, वो कैसे होते हैं? आपके अंदर जो कोई भाव आएगा मुझे यही बता दीजिए। जब आपके अंदर कोई भाव आता है तो दूसरे पर आश्रित होता है, स्वतंत्र होता है, अंतर संबंधित होता है, एकीकृत होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है भैया, वो स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? मान लो शिक्षक ने बच्चे को सिखाया कि भारत का नक्शा ऐसे बनता है भैया। अब बच्चे जो है वो ये पार्ट भूल जा रहे हैं तो उनको प्रदर्शन दे करके सिखा रहा है। इसे मॉडलिंग कहा जाता है, प्रतिरूपण कहा जाता है। इंग्लिश भी देख लिया करिए, कभी कभी इंग्लिश आपकी हेल्प कर देती है। ठीक है, चलिए 27 पर चलते हैं। मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। 27 का राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? सतर्क। क्या हो जाएगा? सतर्क। ठीक है, चलिए 28 पर चलते हैं। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। किसके आधार पर कर रहा है? विचार के आधार पर कर रहा है। तो उसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आप लोगों को जवाब देना है। देखिए, एक समस्या सुधारक बच्चा है, समस्या को सुधार कर रहा है, तो वो सृजनात्मक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन कर सकता है? नहीं, तर्क के आधार पर करेगा। तो लॉजिक के आधार पर तार्किक आपका राइट जवाब हो जाएगा। 29 पर चलते हैं। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अर्थात कार्य कर रहा है, बच्चे को क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है, आनंद आ रहा है। उसे ड्रिल और अभ्यास नहीं कहते हैं, उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहते हैं, कंज्यूमर टाइप टास्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 30 कह रहा है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है भैया? वो कैनेटिक, गतिबोधक में किया जाता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने जो आपकी सीडीपी का 2018 का पेपर था उसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे। अगर आप सभी बंधुओं ने अंत तक वीडियो को देखा है तो जरा कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने 30 में कितने आंसर सही थे, अर्थात आपको कितने प्रश्नों का आंसर पता था। अगर आप 30 में
स्टार्टिंग फेज में 15 क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं सही, तो आपकी तैयारी ठीक है और आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। अगर आप 20 जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी कंडीशन पर हैं, और अगर आप 25 जा रहे हैं तो आप बेस्ट हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी अपनी तैयारी लेकर के चलना है, अपने आप को जांचना है, परखना है, स्वयं लगे रहना है, मेहनत करना है। क्योंकि पता है ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं है, आप सब अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छा अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, कहीं भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़िए, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। आपकी सफलता की कुंजी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए।